नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मुंबई में अभी तहलका मचा हुआ है। मार्च में एक आदेश आया था 2025 में कि इस ऑफिसर को जो चेन्नई भेजा गया, किसके कहने पर भेजा गया, क्यों भेजा गया, और आपने भेज करके गलती की है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने, जिसको आप कैट कहते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कहा है कि आपने गलती की है। किसे कहा है? कहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को और अन्य डिपार्टमेंट को कि इस ऑफिसर को जबरदस्ती आपने मुंबई से चेन्नई भेजा है। ये आपके मालाफाइड इंटेंशन को दिखाता है। इस ऑफिसर की कोई गलती नहीं है। ये मार्च में कहा था। मैं जिस ऑफिसर की बात कर रहा हूं वो है समीर बानखेड़े साहब। समीर बानखेड़े साहब मुंबई लौट आए हैं। उनकी पोस्टिंग को गुप्त रखा गया है। क्यों? कहां मिलेगी पोस्टिंग, कैसे होगी? अभी भी वो चेन्नई में है या मुंबई में है, खबर बाहर नहीं आने दी जा रही है। उसके पीछे का कारण क्या है? अगर वो मुंबई लौट आए हैं तो उन्हें पोस्टिंग क्यों नहीं मिल रही है, या अगर पोस्टिंग मिल गई है तो पता क्यों नहीं है? खबर बहुत बड़ी है जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। मित्रों, समीर बानखेड़े वो शख्स हैं जो दिशा और सुशांत के केस में सबसे बड़े हथियार हैं। गुनहगारों को जेल तक पहुंचाने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जिसको आप ब्रह्मोस मिसाइल कह सकते हैं, वो ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मोस मिसाइल समीर बानखेड़े साहब हैं। और समीर बानखेड़े साहब के खिलाफ ही गुनहगारों के गैंग ने षड्यंत्र रचा। उनके अपने ही डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रच करके उन्हें मुंबई से रवाना किया। क्यों? क्योंकि समीर बानखेड़े तूफान की तरह इन माफियाओं पर रात दिन कहर बने हुए थे, बड़ा कहर बरपा रहे थे। और ये बात ना तो पॉलिटिकल बिरादरी को अच्छी लग रही थी, ना एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी लग रही थी, ना नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को अच्छा लग रहा था, ना एनआईए को अच्छा लग रहा था, ना ही सीबीआई को लग रहा था। अब ये सारे का मतलब यह है कि सारे डिपार्टमेंट के सारे लोग नहीं, सारे डिपार्टमेंट के जो करप्ट कंसोर्टियम हैं, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि समीर बानखेड़े ड्रग कार्टेल की कमर तोड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया, मुंबई पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया। जिस सौभिक चक्रवर्ती को, उसके भाई को, और उस दौरान करण जौहर हो, महेश भट्ट हो, श्रद्धा कपूर हो या दीपिका पादुकोण हो, नाम लीजिए आप, बड़े से बड़े एक्टर, सबको निशाने पर लिया था, तो ये थे समीर बानखेड़े साहब। समीर बानखेड़े साहब भूल गए कि कौन सा एक्टर क्या है, उसका रुतबा क्या है, उसकी शख्सियत क्या है। समीर बानखेड़े को सिर्फ अपना कर्तव्य याद रहा कि ये जो ड्रगिस्ट हैं, ये जो ड्रग कार्टेल हैं, ये जो माफिया है, उसको हम एक्सपोज करेंगे। समीर बानखेड़े बड़ी आसानी से ड्रग कार्टेल को एक्सपोज कर चुके थे मित्र। पहले तो फिल्म स्टार का इन्होंने पूरा आंकड़ा इकट्ठा किया
कि कहां कहां ये पार्टियां होती हैं, रेप पार्टियां मनाई जाती हैं, रात के अंधेरे में किन किन बार में ये गुल खिलाए जाते हैं। सारी जानकारी समीर बानखेड़े ने इकट्ठा की। समीर बानखेड़े वहां तक पहुंच गए, न सिर्फ भारत में, भारत के बाहर, और ये सारा रिपोर्ट उन्होंने लगभग 3000 पेज का तैयार किया, और जिसमें पॉलिटिशियन लाइक आदित्य ठाकरे, उसमें कुछ बड़े नेताओं के नाम हैं, महाविकास अघाड़ी के भी बहुत सारे नेता हैं, केवल आदित्य ठाकरे नहीं है साहब। छोटे मोटे छुटभैया बीजेपी के भी नेता हो सकते हैं, छुटभैया, बड़े तो नहीं, छुटभैया की मैं बात कह रहा हूं। कांग्रेस के, एनसीपी के, इनके लोग तो हो ही सकते हैं। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के नाम हैं, उनके बच्चों के नाम हैं, बड़े फिल्म स्टार हैं, उनके बच्चों के नाम हैं। और ये जब दिशा का केस और सुशांत का केस रीओपन हुआ, सुशांत के डेथ के बाद समीर बानखेड़े का इन्वेस्टिगेशन, समीर बानखेड़े के ही इन्वेस्टिगेशन पे ये बात खुल करके आई कि दिशा की जिस दिन भी हत्या की गई है, जहां भी हत्या की गई है, वहां पे कुछ बड़े लोगों के मोबाइल टावर लोकेशन पाए गए हैं। और ये चैट की प्रक्रिया 1-2 दिन से नहीं है, ये महीनों से है। और उस दिन विशेष को, घटना विशेष वाले दिन को, इन बड़े लोगों के मोबाइल हैंडसेट उस जगह पे, स्पॉट ऑफ क्राइम पे पाया गया है। ये खुलासा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने ही किया था। और इस जांच की पूरी एक प्रकार से धुरी बदल गई मित्रों। जो जांच हो रही थी कि एबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात हो रही थी, कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लग रहा था कि उन्होंने सुसाइड करने के लिए एबेटमेंट किया, उकसाया, उस तरफ मीडिया जा रही थी। लेकिन समीर बानखेड़े की जांच पिन पॉइंटेड थी कि अगर सुशांत की हत्या हुई है तो हत्या का राज क्या है, अगर दिशा की हत्या हुई है उस हत्या का राज क्या है, और दिशा और सुशांत की हत्या का सीधा संबंध है, उसका राज क्या है। समीर बानखेड़े बड़ी तेजी से इस दिशा में काम कर रहे थे, और समीर बानखेड़े ने एक प्रकार से पूरे केस को ब्लैक एंड व्हाइट में बदल दिया। मित्रों, अब यह खबर आ रही है कि समीर बानखेड़े को मुंबई से रवाना करने के पीछे इन्हीं माफियाओं का हाथ था। इन्हीं माफियाओं ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के 2-3 भ्रष्ट ऑफिसर के साथ मिलकर के ये प्लानिंग रची, ये साजिश रचा कि समीर बानखेड़े को किसी भी तरह से मुंबई से हटाओ, और इसका जो मेन कैडर है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उसमें ट्रांसफर करा दो तो हम बच जाएंगे। अब ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है? ये सिर्फ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में नहीं है, अन्य डिपार्टमेंट को भी डेपुटेशन पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। और यही आधार बना कि मुंबई में रहने का जो आपने आधार बनाया है, वो किसी एक डिपार्टमेंट में लंबे समय तक नहीं है समीर बानखेड़े। अन्य अन्य डिपार्टमेंट में इनकी सेवाएं ली जा रही हैं, और इसलिए वो आधार नहीं बन सकता है कि समीर बानखेड़े को आप बाहर ट्रांसफर कर दें, कि एक ही जगह पर बहुत लंबे समय से पदस्थापित है। ये भी एक प्ली लिया गया था इनके डिपार्टमेंट की तरफ से, माने भ्रष्ट माफियाओं की तरफ से। लेकिन कैट ने साफ साफ कहा कि समीर बानखेड़े कई डिपार्टमेंट को अपनी सेवा दे चुके हैं, इसीलिए इनकी हर डिपार्टमेंट में अलग अलग सेवा अवधि को काउंट किया जाएगा।
एक ही डिपार्टमेंट में एक ही जगह पर अगर लंबे समय से ये रहते तो ये बात बनती, लेकिन चूंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी हैं और फिर वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं, फिर वो किसी अन्य डिपार्टमेंट में भी काम, और अभी भी जो उनको ट्रांसफर किया गया वो एक स्पेशल जो विंग होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसमें ट्रांसफर किया गया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्होंने अलग अलग अवधि के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। इसीलिए कैट ने यह आधार बनाया कि एक ही जगह पर एक ही डिपार्टमेंट में लंबे समय तक समीर वानखेड़े ने अपनी सेवा नहीं दी है, इसलिए उनके ट्रांसफर को नल एंड वॉइड कहा और कहा कि ये आपका ट्रांसफर करने का जो आदेश था वो अवैध था, गलत था। अवैध काम किसने किया? डिपार्टमेंट के लोगों ने। किनके खिलाफ किया? जो लगातार ड्रग कार्टेल को एक्सपोज कर रहा था और एक बहुत बड़ा गैंग, बहुत बड़ा रैकेट एक्सपोज हो रहा था। उस एक्सपोजे को रोकने के लिए इन माफियाओं ने मिलकर के साजिश रची। साजिश की तार 2021 तक आई। अब ये कैसे? जब शाहरुख खान के पुत्र को, आर्यन खान को समीर वानखेड़े ने अरेस्ट किया तो पूरी लॉबी को एक बहाना मिल गया कि शाहरुख खान तो बड़े अच्छे आदमी हैं। अरे अच्छे आदमी के बेटे भी बुरे हो सकते हैं। आर्यन खान को पकड़ा, सबूत के साथ पकड़ा, लेकिन उन गैंग ने एक्टिव होकर के 50 लाख के रिश्वत देने के नाम पर इन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया कि ये रिश्वत मांग रहे थे। 30 करोड़ में डील हुई थी, उसकी पहली खेप 50 लाख रुपए हम पहुंचाने गए थे। अब 50 लाख रुपए किसने दिया, कब दिया, इस पर कोई तहकीकात नहीं हुई कि वो पैसा किसका था। शाहरुख खान के ड्राइवर या किसका था? एक ड्राइवर व्यक्ति लेकर के जाता है पैसा, लेकिन वो ड्राइवर ये नहीं बताता है कि उसको ये पैसे से भरा बैग किसने दिया। इसकी जांच नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि कानून में घूस लेना और घूस देना दोनों जुर्म है। तो समीर वानखेड़े के खिलाफ तो आपने केस कर दिया, लेकिन जो पैसा दे रहा था, अगर यही सेटलमेंट, यही बात मान ली जाए कि समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के साथ ये सेटलमेंट किया था कि 30 करोड़ रुपए मुझे दे दो, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ दे देंगे, दफा दफा हो जाएगा मामला, तो 30 करोड़ रुपए देने की बात तय तो हुई। तय हुई तो शाहरुख खान ने भी सहमति जताई। सहमति जताई तो अपराध के दोषी बराबर हुए शाहरुख खान भी। तो शाहरुख खान के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ? सोचने वाली बात है मित्रों। शाहरुख खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ 30 करोड़ रुपए का? जब यह बात तय हो गई कि शाहरुख खान ने ही तय किया है 30 करोड़ रुपए देने की बात समीर वानखेड़े को, तो समीर वानखेड़े उसी जुर्म में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, केस दर्ज हो जाएगा, उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा अवैध तरीके से। उनको कानूनी फंसाने की कोशिश की जाएगी, कानूनी दांव पेच के जरिए उनको जेल भेजने की तैयारी की जाएगी। लेकिन जो उस गुनाह का 50% हिस्सेदार है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। यह है हमारे भारत का अंधा कानून। यह है हमारे भारत का कानून की रक्षा करने वाले की गति। ये है हमारे भारत में रसूखदार लोगों को बचाने के लिए कैसे एक पूरा कुनबा एक्टिव होता है, उसका सबूत। सारे रसूखदार लोग, शाहरुख खान के पास पैसे हैं तो वो गेट अवे हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, निकल जाएंगे। उनके ऊपर कोई कुठाराघात नहीं होगा, उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जुर्म के बराबर हिस्सेदार हैं वो। घूस देने के लिए भी, अगर घूस लेने वाले को गिरफ्तारी हो रही है तो घूस देने वाले को क्यों नहीं हो रही है? उन्हें भी पकड़ा जाना चाहिए। वो ये कह करके नहीं छूट सकते हैं कि साहब मेरे पास क्या ऑप्शन था, मैं अपने बेटे को छुड़ाने के लिए घूस दे रहा था। तो घूस, कानूनी मान्यता घूस को नहीं मिली है कि अपने बेटे को बचाने के लिए हमने 30 करोड़ का सौदा किया।
यह भी हो सकती है कि चलिए आपके बेटे को किसी ने अगवा कर लिया, जान की बाजी लगी थी, वहां पर हमने गुप्त रख करके 30 करोड़ का डील किया। ऐसी तो कोई बात नहीं थी। आपके बेटे को किसी ने अगवा तो नहीं किया था, जहां बेटे की जान सांसत में थी। बेटे के ऊपर आरोप लगा था ड्रग लेने का, और इसे आप इन द कोर्ट ऑफ लॉ आपको साबित करनी थी। आप केस लड़ते, वो जेल में रहता, कोई बात नहीं है, आप केस लड़ते, उसको बेल मिल जाता, लेकिन वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था। बेल मिलने में तकलीफ होती, सबूत होता दोनों की तरफ से, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर आर्यन खान ये साबित कर देते, शाहरुख खान ये साबित कर देते कि आर्यन खान ने ड्रग नहीं लिया है, तो उल्टा केस समीर खान पर चलता, आप चला सकते थे। लेकिन यह काम आपने नहीं किया। आपने क्या किया? समीर बानखेड़े को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा, और वो भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर, आला ऑफिसर के साथ मिलकर के। अब दोनों आला ऑफिसर की क्या गति है आपको पता है। उनके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम ने बहुत जबरदस्त एक्शन लिया है, उनको रवाना कर दिया गया है। और वो दोनों ऑफिसर, दोनों तीनों ऑफिसर ने मिलकर के जो षड्यंत्र रचा था वो एक्सपोज हो गया। सवाल ये उठता है मित्रों कि वो 50 लाख की रिकवरी जो हुई, वो 50 लाख रुपए किसने भेजा, मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं है। अगर 30 करोड़ में डील हुई थी तो इस मुद्दे पर शाहरुख खान के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए था। कोई मुकदमा नहीं है। शाहरुख खान से पूछताछ होनी चाहिए थी, उन्हें कस्टडी में लिया जाना चाहिए था, नहीं लिया गया कस्टडी में। और सजा किसको मिल गई? समीर बानखेड़े को मिल गई। आधार क्या बनाया गया कि समीर बानखेड़े एक ही जगह पर बहुत लंबे समय से डटे हुए हैं, इसलिए इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है मुंबई से चेन्नई। और यह दलील बोगस साबित हो गई। कैट के अदालत ने, कैट कोर्ट ने कह दिया कि यह दलील बोगस है, इस दलील में दम नहीं है, टोटल बोगस दो दलील है। और उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक डिपार्टमेंट नहीं, कई डिपार्टमेंट में ये अपनी सेवा दे चुके हैं, इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जो इन्होंने सेवा दी वो अवधि इनका एक प्रकार से ट्रांसफर ही काउंट होगा, जो आप प्लेस ट्रांसफर कर रहे हैं। जब डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो जाता है तो जो ट्रांसफर के पीछे का फिलॉसफी है कि आप एक जगह जब जम जाते हैं तो आप एक अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं और उससे कुछ गलत काम कर सकते हैं, तो इसको रोकने के लिए आप ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो आधार भी नहीं था, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में ये थे ही नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट में इन्होंने अपनी सेवा दी। वो बात पूरी तरह से झूठी साबित हो गई। तो षड्यंत्र तो उसी दिन एक्सपोज हो गया जिस दिन समीर बानखेड़े अपना मुकदमा कैट से जीत गए, और उसी दिन ये एक्सपोज हो गया कि शाहरुख खान ने जो 30 करोड़ की डील की थी, शाहरुख खान के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा हुआ। लेकिन बड़े लोग हैं साहब, शाहरुख खान के खिलाफ कौन बोलेगा? पैसे देकर के मुंह बंद कर दिया गया। अदालत को सुओ मोटो लेना चाहिए था, नहीं लिया। और नारकोटिक्स का खेल उसी तरीके से जारी है मुंबई में। बड़े बड़े लोग, रिया चक्रवर्ती इन्वॉल्व हैं, सलमान खान का पूरा कुनबा इन्वॉल्व है, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, ये सब लोग इन्वॉल्व हैं, आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है। तो बचाएंगे नहीं? बचाएंगे। और यही एक कारण है मित्रों कि समीर बानखेड़े को भेज दो मुंबई से चेन्नई। अब समीर बानखेड़े मुंबई वापस आ गए। समीर बानखेड़े का एफिडेविट भी तैयार है। समीर बानखेड़े की एफिडेविट जलजला ला रहा है, जलजला। और इसीलिए ये लोग बेचैन हैं, पूरी तरह से बेचैन हैं कि अब क्या होगा। समीर का तो एफिडेविट आ गया है, अब क्या कर सकते हैं। सबके नाम हैं, सबके काम हैं, काला काम, काला धंधा का कच्चा चिट्ठा है मित्रों। तो कहते हैं ना, आप प्रपोज करते हैं लेकिन गॉड डिस्पोज कर देता है।
आपको प्रपोज करने की तो छूट है, लेकिन ये ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है कि आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। आपने प्रपोज किया था कि समीर वानखेड़े को फंसा दिया जाए, समीर वानखेड़े का ट्रांसफर कर दिया जाए, समीर वानखेड़े को कानूनी उलझन में पचड़े, इसके खिलाफ मुकदमा कर दो, ये अपने ही उलझ जाएगा, हमारी जांच कैसे करेगा। लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था मित्रों, और ईश्वर ने वो कमाल कर दिया। ईश्वर ने कह दिया कि समीर वानखेड़े निर्दोष है, समीर वानखेड़े को वापस मुंबई लाओ, और समीर वानखेड़े अब फिर से मुंबई के पावर गैलरी के लिए बड़ा तनाव हो गए। समीर वानखेड़े के निशाने पर तो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर है। अब वो कहते हैं ना कि तेरा क्या होगा रे कालिया, परमवीर सिंह, परमवीर सिंह भी निशाने पर है, तेरा क्या होगा रे कालिया। परमवीर सिंह तेरा क्या होगा, तेरे बेटे का क्या होगा, सारी हिस्ट्री पता चल गई है, कौन कहां किधर से चल रहा था खेला। डिनो मौर्या के साथ जो पींगे बढ़ाई जा रही थी, पार्टी की जा रही थी, रोहित सिंह साहब, सबका खेल, सबका कच्चा चिट्ठा आ गया है, आएगा, सबके खेल एक्सपोज होंगे। कौन कहां किस रात किस दिन कैसे इंटरनेशनल माफिया से इनके तार जुड़े हुए हैं, ये बॉलीवुड को किस तरह से तबाह कर रहे हैं, सबकी हिस्ट्री आ चुकी है। मैं दुआ करता हूं कि समीर वानखेड़े साहब, आपकी जिंदगी, आप महफूज रहें, आपको भगवान लंबी आयु दे, आप दोबारा मुंबई में कमान संभालें और इन माफियाओं को, इन भ्रष्टाचारियों को, इन अत्याचारियों को, इन हत्यारों को जेल के सलाखों के पीछे भेजें। मैं यही दुआ कर रहा हूं। आप लौट आए हैं मुंबई, आपका सारा काम भी अंदर अंदर हो चुका है, वो सब भी आएगा बाहर, और 18 जून के पहले या 18 जून के बाद जब आवश्यकता पड़ेगी, भाई समीर की वो का जो डॉक्यूमेंट है चीखेगा, जोर जोर से आवाज लगाएगा, गुनहगारों को जेल भेजो और कुछ को तो फांसी पर लटकाओ। देखते हैं कौन कौन इस लिस्ट में आता है। आप इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।